गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 ऑफ दिसंबर 2023 मंथली मैगजीन एनालिसिस। और ये जो पार्ट है इसमें हम बात करने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में हमारा जो पहला आर्टिकल है, हम इससे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से लेकर सारी अच्छाई बुराई मीन्स के हिसाब से समझ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर ग्रोइंग साइबर क्राइम इन इंडिया। देखिए, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर एआई के आने की वजह से तो और भी ज़्यादा हो गया है। और ये न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया में फ़िलहाल ऐसा एनसीआरबी का रिकॉर्ड आया है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उन्होंने लेटेस्ट डाटा एक रिलीज़ किया है 2022 और 2021 को कंपेयर करके, जिसमें 2021 के अगर हम कंपैरिजन करें 2022 के डाटा को, तो लगभग 24% का राइज देखने को मिला है, बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है साइबर क्राइम के अंदर। 24% से ये बढ़ चुका है, लगभग हम बोल सकते हैं कि 1/4 के अराउंड। और बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार क्राइम जो इंडिया में, रिपोर्ट का नाम क्या है, क्राइम इन इंडिया, तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 65,893 केसेस ऐसे रजिस्टर हुए हैं साइबर क्राइम के अंदर। और लगभग हम देखा जाए 2021 में तो ये कितना नंबर था, ये था 52,000 के अराउंड। तो लगभग यहाँ पर 13 से 14 हज़ार नए केसेस यहाँ पर देखने को मिले। और इसी वजह से हमें पता चला कि 25% के लगभग यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा 24,000 से ज़्यादा कंप्लेन यहाँ पर रजिस्टर हुई है दिल्ली पुलिस के अंदर। अगर जून 2023 तक का डाटा देखा जाए, उसी सेम पीरियड में अगर 2022 से हम कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 7,050 थी। यानी कि अब जो 2023 का डाटा होगा वो भी यहाँ पर 2022 से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑलरेडी 3 से 4 गुना ज़्यादा इन महीनों का अगर हम देखें तो सामने आ रहा है। ये क्या ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये हमें दिखा रहा है कि अगर आप एक मैप बनाएंगे तो देखेंगे ईयर बाय ईयर ये जो साइबर क्राइम है वो ऊपर की तरफ होते हुए जा रहे हैं, राइज कर रहे हैं। साइबर क्राइम खुद में होता क्या है, टाइप ऑफ साइबर अटैक्स क्या होते हैं, उन पे हम देखेंगे। लेकिन साइबर क्राइम की एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है, तो साइबर क्राइम पे बात करें तो एनी अनलॉफुल एक्ट, ऐसा कोई भी कानून जो कानून के तहत नहीं आता, आपने ऐसा कोई भी किसी ने कोई भी काम किया है जो किसी कंप्यूटर की मदद से या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से या किसी कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करके कमिट किया गया है, उसको बोला जाता है साइबर क्राइम। एग्जाम्पल में बात करें तो इसमें हैकिंग हो सकती है, किसी के दूसरे इंसान के फ़ोन को, कंप्यूटर को, टैबलेट को हैक किया जाए, दूसरा इंसान उसको इस्तेमाल करे बिना उसको अनुमति के, बिना उसके पता होते हुए। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसी को कोई कॉपी करके, चोरी करके यहाँ पर बैठा हुआ है, आप ही के नाम से वो दूसरों से मिल रहा है, ऑनलाइन बता रहा है कि मैं ये हूँ। इसके अलावा फ्रॉड यहाँ पर किया जा सकता है। और साइबर स्टॉकिंग जैसी चीज़ें भी होती हैं कि कोई इंटरनेट पे आपको स्टॉक करता रहता है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, आप पे नज़र रखता है। ये होते हैं साइबर क्राइम की कैटेगरी के अंदर। फिर हम देखते हैं कि साइबर क्राइम एक्चुअली में इसको हैंडल कौन करेगा, क्या ये सेंटर के द्वारा हैंडल किया जाता है या स्टेट के द्वारा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम जो होता है वो हमारे संविधान जो है, और संविधान के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट बनी हुई है, पहली होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें से स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि साइबर क्राइम के ऊपर काम लेना, उसको रोकना, उसको संभालना किसके हक में है, यहाँ पर स्टेट के सब्जेक्ट का आ जाता है और स्टेट को ही इस पर ध्यान पूरा का पूरा देना चाहिए। अब कितने टाइप के साइबर अटैक होते हैं, तो पहले हम देखेंगे फिशिंग के नाम से। अब फिशिंग का क्या नाम है कि इसमें एक तरीके से स्फेयर अटैक किया जाता है, फार्मिंग वगैरह की जाती है, लोगों को फंसाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए कैसे अटैक करने वाला है अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है। इसके अलावा ये क्या करेंगे, मैन इन द मिडल अटैक भी कर सकते हैं। अब ये मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन थर्ड इंसान तक भेजनी थी, लेकिन बीच में ही इन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन को पहले ही बीच में ही चुरा लिया और फिर बाद में उन तक भेजने भी दिया, तो ये मैन इन द मिडल भी हो सकता है। आईपी स्पूफिंग इसमें देखने को मिलती है, रीप्ले इसमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हमें और देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS भी देखने हैं यहाँ पर, कि आपको मिलेंगी नहीं, जो सर्विस आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, उनको
पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ही उनको यहाँ पर ले लिया जाएगा। पासवर्ड का अटैक किया जाता है, आपके पासवर्ड वगैरह को चोरी कर लिया जाता है, खास करके आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला है उसके थ्रू। इसके अलावा AI पावर्ड अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। AI की मदद से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो जाती है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई फोटोग्राफ आया कुछ भी इमोल करके साइट्स में, और ये जो है इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, आपको ऊपर ही एक सीनरी अलग से दिख रही है लेकिन इसके पीछे कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो उससे हैकिंग हो जाती है, क्रॉस साइट हो जाती है कि साइट कोई आपने बनाई थी लेकिन उस साइट पे जाते ही आप किसी नई वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, और उसके बाद उस वेबसाइट के जाने के बाद आपका जो भी IP एड्रेस वगैरह है वो कॉपी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। फिर अटैक ड्राइव वाई अटैक हो जाता है, यानी कि पेन ड्राइव वगैरह अगर आपके लैपटॉप या फ़ोन में लगा दी जाती है तो होगा। रैंसमवेयर अटैक हो जाते हैं कि आपसे कोई भी यहाँ पर पैसा मांगना चाहता है आपसे, तो उन सारी चीज़ों के लिए अटैक करेंगे। और आखिर हम देखते हैं कि ईव्स ड्रॉपिंग अटैक भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि आपके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है बहुत अच्छे से, आपके मैसेजेस पे, हर चीज़ के ऊपर। और ये सारे यहाँ पर टाइप होते हैं साइबर अटैक के। फिर हम पूछते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पर इतना साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। समस्या को अगर निपटाना है तो पहले देखना होगा कि उसकी जड़ क्या है, उसका बढ़ने का रीज़न क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहला रीज़न होता है फाइनेंशियल गेन का, यानी कि पैसे के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही चुराना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पर, या फिर बैंक अकाउंट के नंबर्स को यहाँ पर ले लेना। और इसके बाद में जब उनके पास, या तो वो आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, या फिर आपसे रैंसम मांगेंगे, फिरौती मांगेंगे इसके बदले में कि देखिए हम आपको डाटा को दे देंगे लेकिन इसके बदले में इतने पैसे हमें वापस दीजिए। एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पर बताया भी गया है कि कैसे UPI के फ्रॉड बहुत देखने को मिले। UPI क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसकी मदद से आप जो अपनी पैसे है फ़ोन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाते हो, वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर, जो कि जनवरी 2020 से लेके जून 2023 तक देखने को मिला है। यहाँ पर फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के अकॉर्डिंग IIT कानपुर के द्वारा जिसको छापा गया था, तो ये समझ में आता है। उसके बाद हम देखते हैं स्पोइनेज के लिए। अब स्पोइनेज क्या होता है? किसी के ऊपर जासूसी करना, किसी के ऊपर नज़र रखना। तो कुछ साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो साइबर क्राइम में इसी वजह से आ जाते हैं कि उनको कुछ कॉन्फिडेंशियल या फिर प्रोप्राइटरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चुराना होता है, एंगेज करना होता है, और वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं। या तो वो किसी से, मान लीजिए कंपटीशन के साथ है, वो उस पर जासूसी करवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो उसके रेप्यूटेशन को यहाँ पर ख़राब करना चाहते हैं, उसकी जो रेप्यूटेशन है उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं ताकि कंपटीशन में वो बने रहें और जो दूसरा इंसान था वो टूट जाए और वहाँ से ऑटोमेटिकली स्टेप बैक कर ले। या उनको डराया जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकता है। तो सेकंड मोस्ट रीजन हमें यहाँ पर स्पनॉइज का देखने को मिलता है। थर्ड हम देखेंगे कि कुछ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स भी यहाँ पर आते हैं, यानी राजनीतिक, और जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजिक मोटिव्स की, कुछ ऐसे प्रेरणा के स्रोत की तरह दिखाई देते हैं। तो कुछ साइबर क्राइम के जो टारगेट्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या किसी जो इकलौते इंसान हैं, इंडिविजुअल हैं, उनके खिलाफ पॉलिटिकल कारणों की वजह से भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एजेंडा की वजह से कुछ सोच समझ के कि इस इंसान को नीचा दिखाना है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम खराब करना है, तो उस कारण से भी किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल हुआ था 2018 के अंदर, जिसमें जो फेसबुक का डाटाबेस था उसको लीक कर दिया गया था और उसके अंदर लगभग 419 मिलियन यूजर्स का डाटा था, जिनमें से बहुत सारा डाटा यहाँ पर इंडियन यूजर का भी था। तो ये एक हमने केस देखने को मिला था। फिर कहते हैं कुछ लोग अपॉर्चुनिटिज्म के लिए भी एक काम करते हैं, अवसरवाद करना चाहते हैं कि उनको अवसर मिले। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए कुछ साइबर क्रिमिनल जो है वो क्या करते हैं, साइबर क्राइम में इसी वजह से इंगेज होते हैं ताकि वो एडवांटेज ले सके, सिक्योरिटी की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके उनके द्वारा, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो जो लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह को चोरी कर सके। यहाँ पर एग्जाम्पल जून 2023 का ये कि माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सपीरियंस टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था उसके आउटलुक के अंदर, क्योंकि एक एनोनिमस यूज़र जो कि सूडान से था, एक ग्रुप था, उन्होंने उनके ऊपर साइबर क्राइम यहाँ पर कर दिया था, अटैक कर दिया था।
फिर कहते हैं कि कोई भी साइबर क्राइम रियल लाइफ में कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइबर क्राइम के एग्जांपल जैसे कि साइबर बुलिंग है। बुलिंग क्या है? बुलिंग किसी को नीचा दिखाना हो सकता है, किसी के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाकर उनको बताना होता है कि देखो मैं तुमसे ताकतवर हूँ, और वो होता है बुलिंग। अब साइबर बुलिंग कैसे हो सकती है कि मान लीजिए कोई इंसान है जो अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कुछ देखता है, अब आपने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, अब आप उसको क्या कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से आप उसको बुली करने लगे हो, या तो आप उनको धमकी दे रहे हो, या फिर आप उनको बुरे तरीके के मैसेजेस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये होता है साइबर बुलिंग। साइबर स्टॉकिंग होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो किसी इंसान को फॉलो करने के लिए, या फिर उनसे कंटेक्ट करने के लिए कि वो जो उनकी पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह है वो बातें नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो। तो स्टॉकिंग क्या होती है? किसी के ऊपर नज़र रखना और रिपीटेडली लगातार इसी चीज़ में लगा रहना कि वो इंसान ऐसी आपसे बात करने को कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, लेकिन स्टिल आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये होता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर ग्रूमिंग हमें जैसी टर्म्स देखने को मिलती है। देखिए टर्म्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रीलिम्स में सवाल आएगा तो इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड यहाँ पर आ सकता है, अदरवाइज ये जो पूरा इशू है मेंस के लिए रेलिवेंट है। साइबर ग्रूमिंग के अंदर जब एक इंसान को यहाँ पर ऑनलाइन कोई भी चीज़ रिलेशनशिप बनता है, खासकर किसी यंग पर्सन का, और वो उनको फ़ायदा उठा लेता है किसी सेक्सुअल एक्ट को करने में, और बाद में हम देख पाते हैं कि इस ग्रूमिंग के अंदर वो क्या करते हैं कि सेक्सुअल एक्ट तो करते ही हैं, उसके अलावा हो सकता है कि उन सेक्सुअल एक्ट का वो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर ले, और उसके बाद में उनको यहाँ पर धमकियों पे धमकी दे और उनको फंसा लिया जाए। तो इसको बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग। सेक्सटिंग की बात आती है जो कि यहाँ पर नंबर 4 पे आता है। तो ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें कोई इंसान यहाँ पर डिजिटल इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, या वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है, या फिर टेक्स्ट मैसेज के अंदर ही यहाँ पर क्या करें कि जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज़ें होती है, यानी कि जिसमें आप सेक्सुअली रिलेटेड बातें बोल रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, वीडियोस भेज रहे हो, उनको आप भेजोगे, तो इसको बोला जाता है सेक्सटिंग। अब हम नंबर 5 पे पहुंचते हैं जो कि है सिम कार्ड स्कैम। देखिए सिम स्वैप जो स्कैम है ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होता है, यानी कि जो फ्रॉड करने वाला है, वो एक नई सिम कार्ड इशू करवा लेता है किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि उसका है ही नहीं। किसी भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से वो बोलेगा कि देखिए ये मोबाइल नंबर रजिस्टर है, आप ही का हो सकता है, मान लीजिए जो यहाँ पर है, और आपके मोबाइल नंबर पे वो एक नई सिम कार्ड निकलवा लेगा, जिससे अब उसका क्या हो जाएगा कि कब को अगर वो कुछ भी ख़राब करता है, कुछ भी गलती करती है, तो उसमें पकड़े जाएंगे आप, जबकि आपने कुछ किया भी नहीं है। अब ये कहते हैं कि चैलेंजेस क्या है साइबर क्राइम से लड़ने के लिए, साइबर क्राइम से जो भी एसोसिएटेड यहाँ पर चैलेंजेस है वो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसे क्या क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि कैसे रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, यानी इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे कि उसको पकड़ पाना, उसको रेगुलेट कर पाना खुद में एक टेंशन की बात है, खुद में बहुत मुश्किल हो रहा है कि कहाँ कहाँ से उसको रेगुलेट किया जाए, कहाँ कहाँ से उसको रोका जाए। तो इसी रैपिड टेक्नोलॉजी की वजह खास करके जो IoT आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पर देखने को मिलता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाती है, यानी जो भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर डाटा स्टोर्ड है, फ़ोन के अंदर वो क्लाउड में चला जाएगा, और सेम टू सेम कोई तीसरा इंसान यहाँ पर किसी तीसरी कंट्री के अंदर आपके सारे डाटा को जैसा आप अपने फ़ोन या उसमें देख पा रहे हैं वैसे ही देख पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें जो काफ़ी अगर इनको प्रिवलेंट करा भी है, जो चल रही हैं, तो जो अटैकर होते हैं खासकर वो इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स इनको और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तो इनको ईजी करना काफ़ी क्रिएट करना काफ़ी इजी है, दूसरा हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी सुपर इम्पोज फेसेस भी देखने को मिले कि कैसे AI का इस्तेमाल करके किसी का भी चेहरा किसी के भी चेहरे के ऊपर लगा दिया जाता है डीप फेक के द्वारा। दूसरा यहाँ पर आप जैसे सेम आवाज़ को, AI के जैसे सेम आवाज़ को यहाँ पर जनरेट कर दिया जाएगा, जैसे अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मेरे 4-5 वीडियोज़ के सैम्पल्स को यहाँ पर उठाया जा सकता है, और उसके बाद AI में जब उसको आप फीड करेंगे तो आप जो भी उसको टेक्स्ट लिख के देंगे, वो आप लिख दिया आपने कुछ भी, अब वो मेरी ही आवाज़ में उस टेक्स्ट को बोलेगा, और आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये स्टेटमेंट मैंने दी है या मैंने नहीं दी है, या AI ने बोला है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है,
खासकर हम देखते हैं कि कैसे एक्ट्रेस जो रश्मिका मंडाना का केस अभी हुआ था दिसंबर के अंदर ही, जिनके किसी और इंसान के चेहरे के ऊपर उनका चेहरा लगा दिया गया था एआई से, उनकी वॉइस को भी यहाँ पर फेक कर दिया गया था, जो कि एक प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोफेस्टिकेटेड साइबर अटैक होते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रैंसमवेयर के लिए, फिरौती वगैरह के लिए, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं कि इन सारी चीज़ों से सोच समझ के वो किसी इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं। खास करके इंडिविजुअल के केस में पहले वो उसके पूरे बैकग्राउंड को देखते हैं, हर चीज़ समझते हैं। और जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है? जीरो डे एक्सप्लॉइट एक ऐसे तरीके की साइबर अटैक टेक्निक है जिसके अंदर जो अननोन सिक्योरिटी फ्लो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अंदर, उसका फ़ायदा उठा लिया जाता है। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ें स्टोर है, पहले ही अननोन सोर्स है वो, आप नहीं जानते उसके बारे में, और उसी का वो एडवांटेज यहाँ पर उठा लेते हैं। उसी के थ्रू आपके जो लैपटॉप वगैरह है उसको हैक कर लिया जाता है। फिर हम चलते हैं कि साइबर वॉरफेयर एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक भी इंडिया में देखने को मिला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया को बार बार यहाँ पर थ्रेट मिलती है साइबर एस्पिनोज के यहाँ पर कि इंडिया जो है वो इंटरनेट के माध्यम से जासूसी करता है। और ऐसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी कि जब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर देखने लग जाए कि उसने स्पॉन्सर्ड किया है किसी साइबर अटैक को, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। खास करके कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टेट के ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। मान लीजिए चाइना को हम इसमें देख सकते हैं, पाकिस्तान में इसका एग्जांपल देखा जा सकता है कि दोनों कंट्री यहाँ पर स्टेट इनको स्पॉन्सरशिप करता है। इंडिया के अंदर इंडिया की जो खुद की गवर्नमेंट की यहाँ पर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, उन सभी चीज़ों को लेने के लिए या फिर जो सेंसिटिव गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर प्राप्त करने के लिए लगातार इन कामों में लगा रहता है। उसके बाद हम देख पाएंगे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिखना है तो मालवेयर अटैक किया गया था यहाँ पर, जिसको DTRACT भी बोला जाता है, जो कि कुंदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ था 2019 में। कहाँ है कुंदानकुलम? हम देख पाएंगे तमिलनाडु के अंदर है। और किसने करवाया था? कहा जा रहा था कि लेगारूस नाम का एक ये जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा किया गया था, जिसके लिंक नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर जुड़ते हैं कि उन्होंने इस अटैक को इंडिया पे करवाया। उसके अलावा हम देख पाते हैं कि लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस भी यहाँ पर एक काफ़ी अहम भूमिका निभाती है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो काफ़ी कम है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर जो फुल्ली तरीके से अवेयर नहीं है कि जो उनको अपना जो डाटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ साथ क्या क्या रिस्क आते हैं, क्या क्या वो रोकने के लिए मेजर्स यहाँ पर ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, और कैसे वो खुद को ज़्यादा ससेप्टिबल होने से यहाँ पर रोक सकते हैं कि साइबर क्राइम जो होता है उससे कैसे बचा जाए। तो विक्टिम हो जाते हैं, उसकी जागरूकता कम है। उसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर इनएडिक्वेट है, कहीं ना कहीं अनुचित है, ऐसे पूरा जितना एडिक्वेसी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। ऑल्दो इंडिया काफ़ी एफर्ट बना रहा है, अभी कोशिश कर रहा है लीगल फ्रेमवर्क बनाने की, लेकिन फिर से मैं बोलूँ कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से लॉ जो है, हमारे लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर जो है वो इसको रेगुलेट करने के लिए अभी इतनी ज़्यादा सामने नहीं है, इतनी ज़्यादा तैयार नहीं है, समझ नहीं पा रही है टेक्नोलॉजीज़ को। तो इसी वजह से कि कहीं हर रोज़ अगर मान लीजिए उन्होंने आज एक चीज़ के लिए कानून बना भी दिया तो दूसरे दिन कोई नए तरीके की यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ये समस्या दिखाई देती है। खास करके कोई लीगल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है कि साइबर क्राइम्स को यहाँ पर एड्रेस किया जाए, और ये जो गैप्स हैं और यही चैलेंजेस है जिनकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स इंडिया में दर साल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम चलते हैं कि एक साइबर टेररिज्म नाम की भी यहाँ पर एक शब्द है जो कि आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो क्या होता है साइबर टेररिज्म? टेररिज्म हमें पता है आतंकवाद होता है, साइबर यानी कि इंटरनेट की मदद से। तो ऐसा कोई भी प्री मीडिएटेड जिसके अंदर पहले से ही सोच समझ के उसको लगाया गया हो, पॉलिटिकल मोटिवेटेड अटैक हो सकता है, राजनीति को मोटिवेट करके किसी दूसरी कंट्री पे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगेंस्ट हो सकता है। मान लीजिए हमारा ही कोई प्रोग्राम डाटा है गवर्नमेंट का, हमारी कोई स्कीम है, हमारा ही कुछ है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा है कि उसको चुराओ, यहीं पे बैठे बैठे हम आपको पैसे भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है साइबर टेररिज्म के अंदर। डेफिनेशन जो है वो समटाइम्स बढ़ा दी जाती है क्योंकि साइबर अटैक के अंदर जो है उसमें फियर होता है किसी टारगेट पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन साइबर टेररिज्म के अंदर क्या होगा कि वो सोच समझ के यहाँ पर ज़्यादातर मिलिट्री के जो वेबसाइट वगैरह हैं या फिर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनके ऊपर ही ज़्यादा
ज़्यादा हमले करेंगे। तो इसी वजह से डेफिनेशन जो है वो इसकी काफ़ी वाइड है एज़ कम्पेयर टू साइबर अटैक के। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए हैं अभी तक, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रॉब्लम देख लिया है तो गवर्नमेंट ने कुछ सुधार भी करना चाहा होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसका क्या काम है और ये कहाँ पर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। और ये फ़िलहाल एक तरीके से अभी अर्ली स्टेज साइबर फोरेंसिक असिस्टेंस यानी कि मदद दिलवाती है अर्ली स्टेज के ऊपर कि कैसे हुआ है आपके साथ। तो इसी वजह से फोरेंसिक भी इसका नाम है। और इसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जिनको आईओज बोला जाता है, वो हर स्टेट के अंदर यहाँ पर हर यूटी पुलिस के पास दोनों से ही कंटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन मोड पे भी कंटेक्ट में रहते हैं। इसके अलावा ये लोग ऑफलाइन मोड के अंदर भी यहाँ पर कंटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि कैसे एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है I4C। और 4C का क्या मतलब है कि I से इंडियन और CCC यानी कि 4 बार आप सी को देख पाएंगे, इसीलिए 14C। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो सर्व करता है एक नोडल पॉइंट की तरह, यानी कि मेन जो एजेंसी है उसके ऊपर जो भी एफर्ट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लड़ने के लिए, उसमें इंडिया के लिए भूमिका निभा रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा रहा है कि कैसे लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो कैसे प्रिवेंट कर सकती है साइबर क्राइम्स को, और अगर रोक नहीं पाई है और वो साइबर क्राइम हो गया है तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कैसे करे, उसके ऊपर जांच यहाँ पर कैसे कर सकती है। फिर हम देखते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को, जो कि नंबर 3 पे आता है। ये एक पोर्टल बनाया गया है पब्लिक के लिए, जिसमें जिस भी पब्लिक के साथ, किसी भी इंसान के साथ अगर कोई साइबर अटैक जैसी दुर्घटना हो जाती है तो वो उसकी रिपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर हर टाइप के साइबर क्राइम इंक्लूड होते हैं, चाहे वो वुमन के अगेंस्ट हो, चाहे वो चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। उस 4th नंबर पर हम देखेंगे जो कि है साइबर स्वच्छता के अंदर। अब साइबर स्वच्छता के अंदर जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके ऊपर पहले से ही अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई मालवेयर है वगैरह है तो आप क्या करेंगे, इसको जाके दिखा दीजिए। और स्वच्छता हमें पता होता है, स्वच्छता का मतलब है सफाई करना। तो ये वही स्वच्छता है कि यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाए पहले ही, और डिटेक्ट अगर हो जाए तो उसके बाद उसको रिमूव किया जा सके। तो ये एक आपका केंद्र है जिसके अंदर ये इम्पैक्ट जो है बोटनेट्स के, खासकर बोटनेट क्या होता है यानी कि रोबोट्स के द्वारा यहाँ पर आपका हमला जो होता है, एक बोट बना दिया जाता है इंटरनेट के माध्यम से और वो मालवेयर की तरह काम करता है आपके फ़ोन वगैरह में। तो उसको पहले डिटेक्ट करके यहाँ पर रिमूव कर दीजिए। 5th नंबर पे हम देखेंगे कंप्यूटर एनर्जी रिस्पॉन्स टीम यहाँ पर इंडिया में है, जिसको CERT-IN बोला जाता है। इसके बारे में तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नोन अबाउट इट। तो CERT-IN क्या है, देखिए CERT-IN जो है वो एक नेशनल एजेंसी है जो यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर या तो उसको जो भी साइबर क्राइम होता है उसके प्रति उनको जवाब देना पड़ेगा, या मिटिगेट करने की साइबर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट हो चुके हैं अब उनको ख़त्म कैसे किया जाए, सुलझाया कैसे जाए। तो ये सारे के सारे अलर्ट जो है, एडवाइजरीज जो होती है पब्लिक के लिए कि ऐसा कोई अगर मान लीजिए आपके पास कोई पिन कार्ड पूछने के लिए मैसेज आता है तो सरकार ऐसे मैसेज कभी नहीं पूछती है, आप मत बताइएगा। तो ये जो सभी आपके पास मैसेज आते हैं वो यहाँ पर भेजे जाते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के द्वारा, ताकि ये जो अवेयरनेस है ये लोगों के अंदर बढ़ी रह सके। 6 नंबर पे हम देख पाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को, जो कि अब चेंज भी हो गया है, जो कि 2023 आने वाला है। अब जनवरी का जब हम मैगजीन करेंगे तो उसको भी देखेंगे कि IT टेक्नोलॉजी एक्ट को बदल दिया गया। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट की यहाँ पर बात होने वाली है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात हुई है, डिजिटल सिग्नेचर की बात हुई है, डाटा प्रोटेक्शन, पेनल्टीज ऑफ साइबर क्राइम्स क्या क्या यहाँ पर होने वाली है और क्या क्या नहीं होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे अभी कुछ कन्वेंशंस चल रही हैं साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए। इंडिया लेवल पे हमने 6 चीज़ों को समझ लिया है। ग्लोबल पे हम देखेंगे यहाँ पर इंटरपोल साइबर क्राइम ग्लोबल स्ट्रेटजी 2022 से लेके जो 25 तक बनाई गई है। ये क्या बोलती है, इंटरपोल का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, इंटर से मतलब होता है इंटरनेशनल और पोल से मतलब होता है पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस जो होती है, जो हर यहाँ पर सभी के लिए सेम मानी जाएगी, इंटरपोल के जो लोग होंगे, उन्होंने एक ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाई है पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोब के लिए, विश्व के लिए। और उन्होंने
उन्होंने बोला है कि 2022 से लेके 2025 तक हम इसको कम करेंगे, जो ये साइबर क्राइम होता है ग्लोबल लेवल पे उसको कम किया जाना चाहिए। और जो भी यहाँ पर हमारे वर्ल्ड है और जो भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह बनाना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रेटजी की जो आउटलाइन है वो इंटरपोल के प्लान के द्वारा ही बनाई गई है, जिसमें इसकी मेंबर जो कंट्रीज़ है वो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए काम करने वाली है। दूसरा हम देखेंगे कि पोटेंशियल यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी क्या है। देखिए, यूएन के जो यूनाइटेड मेंबर्स की जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर नेगोशिएट किया है कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी होनी चाहिए जिसके अंदर साइबर क्राइम को काउंटर करने की बात हो। तो इसी वजह से यूएन के डाटा को मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन यूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस का एक जनरल असेंबली है जिसके अंदर हम देखते हैं 197 यहाँ पर मेंबर है। कब बनी थी? 1948 में हम इसको बनते हुए देखते हैं। किससे बनी है? जो कंट्रीज, लीग ऑफ कंट्रीज यहाँ थी वो यहाँ पर हट जाती है और उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल भी है जिसके अंदर 5 यहाँ पर मेंबर कंट्रीज है जिन 5 के पास वीटो पावर होती है। और इसी के अंदर यहाँ पर ICJ है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। फिर हम देख पाएंगे यूनेस्को को यहाँ पर। फिर हम देख पाएंगे कि जो COP28 होता है वो भी यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP उसी के तहत हो रहा है। तो हम हर जगह पर यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा जो रोल है वो यहाँ पर देख पाते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि एक UN जनरल असेंबली के द्वारा जो ये ट्रीटी बनाई जा रही है उसको अडोप्ट करे और ये पहली ऐसी ट्रीटी होगी जो साइबर के इश्यूज़ में बाइंडिंग होगी सभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के ऊपर। तो हमें पता है 197 से ज़्यादा कंट्री है, लगभग विश्व भर में ये मानी जाएगी कि आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं बुदापेस्ट कन्वेंशन को। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है बुदापेस्ट कन्वेंशन? तो ये एक ट्रीटी यहाँ पर हुई थी जिसमें हार्मोनाइज करने की बात की गई थी। अब यहाँ पर एक शब्द समझिए, हार्मोनाइजेशन होता क्या है? हार्मनी जो होती है उसका मतलब होता है सामंजस्य के साथ यहाँ पर रहना, कि किसी दो चीज़ें हैं उनके अंदर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, हार्मनी बनानी पड़ेगी। और ये किसके लिए हो रहा है? कानून के लिए, कि जो अलग अलग कानून यहाँ पर है उन सभी में हार्मनी बनाई जाए ताकि जो भी क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर साइबर क्राइम होते हैं उनको रोका जा सके और अलग अलग कानून जो है क्रॉस बॉर्डर वो भी एक दूसरे के साथ लागू हो सके। कि ठीक है, इंडिया का यहाँ पर कानून है, यहाँ पर चाइना का कानून है, नीचे हम देख पाएंगे मलेशिया का कानून है, लेकिन अगर यहाँ से कोई भी साइबर क्राइम करता है तो मलेशिया को उनको दे देना चाहिए, इंडिया को रिपोर्ट करना चाहिए। और ये क्या होगा कि इससे ओवरऑल जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर अच्छे से सेफ रह सकेगा। तो इसी वजह से बहुत सारी रेंज ऑफ साइबर क्राइम यहाँ पर निकाल के रखी गई है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज अगर अफेक्ट हो रही हैं तो। लेकिन ये आपको याद रखना यहाँ पे ज़रूरी है कि इंडिया ने डिसाइड करा था कि वो इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं बनेगा, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो क्या इंडिया बुदापेस्ट कन्वेंशन का पार्ट है? इंडिया नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि अब इसका समाधान क्या हो। आगे तो हमने सारी प्रॉब्लम देख ली है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसको सॉल्व करने में क्या इश्यूज आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या समाधान लेके आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको लागू करना पड़ेगा। अब जो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है उसमें एक तो रेंज होनी चाहिए काफ़ी सारी, जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या की जा सकती हैं, कैसे रोका जा सकता है। फिर पॉलिसी प्रोसेस क्या होगा, यानी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होने चाहिए, कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो अदर नेसेसरी टूल्स होते हैं, जो और उपकरण है जिनको ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो बिजनेस ऑपरेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को सिक्योर करने के लिए, वो सारी की सारी यहाँ पर फ्रेमवर्क के अंदर बातें बताई जानी चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा एडवांस साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ में जो यहाँ पर हेल्प कर सके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो नेटवर्क वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत है। सेकेंड हम देख पाएंगे साइबर हाइजीन प्रैक्टिस बनानी पड़ेंगी। जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी लोग हैं, सिटीजन यहाँ पर है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब को बोलना पड़ेगा कि वो गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस यहाँ पर ले, अच्छे से रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपना अपडेट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, मैनेजमेंट ढंग से रखें और सिक्योर ऑनलाइन
ऑनलाइन बिहेवियर के ऊपर ध्यान दें। उनको पता होना चाहिए कि उनके फ़ोन के अंदर कोई मालवेयर तो आ तो नहीं गया है, अगर आ भी गया है तो रेगुलरली उसको चेक करते रहें, उसकी सुरक्षा पे ध्यान दें। कोई ईमेल वगैरह आ गया है तो अननोन है, उसके अंदर कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह, उसको ओपन ना करें, या कोई मैसेज वगैरह भी आता है तो भी उसको ओपन ना करें। तो इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रख सकते हैं तो ये क्या आएंगी, हाइजीन प्रैक्टिसेस के अंदर यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक लेवल के ऊपर, और कोऑपरेशन क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, कोऑपरेट करना। तो इसके लिए ये बढ़ाना पड़ेगा, खास करके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज दिखाई देती हैं, उनको जो शेयर थ्रेट होते हैं यानी कि सभी के सामने एक ही जैसा खतरा है, उनको यहाँ पर शेयर करना चाहिए। इंटेलिजेंस जो उन्होंने बनाई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको बताना चाहिए, क्या क्या कोऑर्डिनेशन के इफेक्ट हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, या फिर प्रोसिक्यूटिंग कैसे करें क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम को। यहाँ पर मान लीजिए कोई पाकिस्तान से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो इंडिया वाले उसको पकड़ कर कैसे लाएं, उस इंडिविजुअल को इंडिया में ला के सज़ा कैसे के, प्रोसिक्यूशन कैसे हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, कोऑपरेशन के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि इंडिया और जापान यहाँ पर अग्री हुए हैं कि वो एक कोऑपरेशन यहाँ पर सेटअप करेंगे, जिसमें जो भी स्किल्स है साइबर स्पेस से रिलेटेड वो एक दूसरे के साथ बायलेटरल लेवल पे शेयर की जाएंगी। जापान ने कुछ नया सीखा है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो वो इंडिया को बताएंगे देखिए आप साइबर स्पेस को यहाँ पर ऐसे सेव कर सकते हो। इंडिया ऐसे ही जापान को बनाएगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है, मल्टीलेटरल लेवल पे इसको लेके आना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके यहाँ पर काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, जागरूकता के जो अभियान होते हैं उनको लेके आए, लोगों को बताएं कि वो कैसे उनके जो कॉमन साइबर थ्रेट होती हैं या फिर ऑनलाइन जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो यहाँ पर कौन कौन से कॉमन है, क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस को उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैंपेन्स करवाए जाने चाहिए। और एट लास्ट हम देखते हैं कि कैसे एक साइबर इंश्योरेंस का अडॉप्शन करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो साइबर इंश्योरेंस करवाएं, जिसके अंदर साइबर इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं वो अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, किसी के पैसे के हम देखते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर आकर मदद करे। खासकर ऐसे इवेंट्स को, ऐसे इंसिडेंट को वो कवर कर सकता हो। तो इससे क्या हो, साइबर रिस्क कवरेज मिल जानी चाहिए जिसमें कॉस्ट एसोसिएटेड भी हो, रेमेडी उसके अंदर आनी चाहिए। जो लीगल असिस्टेंट होती है या फिर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है, उनके अंदर भी कस्टमर क्रेडिट या रिफंड के लिए उनकी मदद करवाई जानी चाहिए कि ये पैसे हम भरेंगे क्योंकि आप इस इंश्योरेंस के पार्टनर हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि यहाँ पर न्यूज़ है UNLF। UNLF क्या होता है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। इन्होंने एक पीस अग्रीमेंट साइन किया है सेंटर और मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उनके साथ। मणिपुर में हम देख पाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन 2023 में देखने को मिल रही थी, और उसी के चलते यहाँ पर दिसंबर में हम देखते हैं कि एक पीस अग्रीमेंट बनाया जाता है कि देखिए आप लोग शांति बनाए यहाँ पर रखेंगे, और देखते हैं कि वो क्या बातें हो रही हैं। तो जेनेसिस की बात करें कि UNLF क्या है, तो UNLF जो है वो 1964 के अंदर यहाँ पर बनाया जाता है, जिसमें जो मणिपुर के सक्सेशन की बात की गई थी इंडिया से। कह रहे हैं कि इंडिया जो है उसने मणिपुर को अपना पार्ट बनाया हुआ है, और वो दोनों में ही चलता है, विद इन भी चलता है और आउटसाइड इंडियन टेरिटरी पे भी चलता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी कम्युनिटी है जो इंडिया से अलग होना चाहती है, इंडिया से दूर होना चाहती है। अब यूपा के द्वारा इसको बैन किया गया है, इंडिया के अंदर है। तो हम देख पाएंगे कि कैसे जो यूपा है, यूपा क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको 1967 के अंदर इंडिया में बनाया गया है, जिसके तहत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को, जो भी यहाँ पर इंडिया के लिए एज अ कंट्री के लिए खतरा दिखाई देते हैं उनको बैन कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को भी इंडिया में बैन किया, या बाहर भी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है इससे उसको बैन किया गया है। और ये वन ऑफ द 7 मैती ऑर्गेनाइजेशन है, 7 ऐसी मैती ऑर्गेनाइजेशन
रीजन है जिनको डिक्लेयर किया गया है अनलॉफुल एक्ट के तहत, और उनमें से एक है जिसको यहाँ पर बैन कर रखा है। अब हम देखते हैं कि इंसर्जेंसी होती कब है मणिपुर के अंदर, जब ये शुरू होती है तो उसकी शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिमांड रहती है इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। तो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी ऐसी बनी हुई है, उनका प्राइमरली उनका जो प्राथमिक यहाँ पर एक चीज़ होती है वो है कि उनको जो ये मणिपुर की वैली है उसको इंडिपेंडेंट बनाना, अलग से उनको आज़ाद होके रहना है। इसके अंदर हम यूएनएलएफ को देख पाएंगे। फिर दूसरा है पीपल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगेली पाइक, प्रीपाक भी इसको बोला जाता है, पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए भी इसको बोला जाता है। ये सारी चीज़ ऐसी हैं जिनका इंडिया के द्वारा मानना है कि ये लोग चाइना से इनको फंडिंग मिलती है, पैसे मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, आर्म्स दिए जाते हैं, हथियार दिए जाते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से ये यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर पाते हैं, इंडिया के खिलाफ खड़े हो पाते हैं। तो वैली के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स को देखा जाता है जो कि ड्यूअल पर्पजेस से बने हुए हैं। पहला उनका पर्पस जो है, उद्देश्य है, वो है आज़ादी लेना इंडिया से, और दूसरा हम देख पाएंगे कि नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनको भी वहाँ से हटाना। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि कैसे एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है नागालैंड की तरफ से भी। अब नागा मूवमेंट यहाँ पर होता है स्टेट ऑफ नागालैंड में, जिसके अंदर वो जो हिल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर की, जिसको कंट्रोल किया जाता है NSCNIM यानी कि इशाक मोवाइक फैक्शन ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के द्वारा, उसको वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि ये तो हम यहीं तक जाएंगे, और वो एडवोकेट कर रहे हैं ग्रेटर नागालैंड के लिए। एक कंसेप्ट है जिसमें जो यहाँ पर मणिपुर है वो भी उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अंदर आता है, और कहते हैं कि ये तो नागालैंड का ही यहाँ पर भाग है, जो हिल डिस्ट्रिक्ट है वो नागालैंड का भाग है। तो इसी वजह से वो अपना ग्रेटर नागालैंड मांग रहे हैं। हालांकि ये इंडिया से अलग नहीं होना चाह रहे, लेकिन इनकी क्या मांग है कि ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर की, उनको यहाँ पर नागालैंड के अंदर ही माना जाना चाहिए। तो अब जो मणिपुर के लोग हैं वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तो इंडिया से ही बाहर चले जाएंगे या जाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये NSCN जो है, हमने ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन देखी जो इसको कंट्रोल कर, ये है क्या, ये एक प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप है। इंसर्जेंट ग्रुप क्या होते हैं, जो थोड़े उग्रवादी टाइप होते हैं, यानी कि अब आप डिफरेंस समझिएगा। उग्रवादी होता है किसी चीज़ में ज़्यादा गुस्सैल होना, किसी चीज़ को लोगों को भड़काने वाला, और आतंकवादी होता है यहाँ पर जो सिक्योरिटी को यहाँ पर ख़राब करे, लोगों को मारना चाहे, देश को ख़त्म करना चाहे, वो होते हैं आतंकवादी। तो इंसर्जेंट जो ग्रुप है उनको हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट में काम कर रहा है, खासकर नागालैंड के अंदर, और कुछ जो नेबरिंग स्टेट है उनके अंदर भी। अब एक यहाँ पर आइडियोलॉजी है जो कि है नागालिज्म की। अब जो ये नागालिम आप देख पा रहे हैं, नागालिम का मतलब है जिसमें नागालिम का आइडिया है, यानी कि जो NSCNIM को हम देख पाएंगे, इसमें नागा इनहेबिटेड एरिया जो है, जिसमें मणिपुर में नागा लोग रह रहे हैं, आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, उन सभी को ये नागालिम बोला जाते हैं, और उन्हीं को कह रहे हैं कि एक ग्रेटर नागालैंड होगा, जहाँ पर भी नागा लोग हैं वो क्या होंगे, नागालैंड का ही पार्ट होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक कुकी इंसर्जेंट ग्रुप, और जो ये कुकी जोमी ग्रुप निकल कर आते हैं जो कि नागा अग्रेशन के खिलाफ निकल कर आए हैं, यानी कुकीज़ के जो अगेंस्ट है उनके खिलाफ ये आ रहे हैं जोमी ग्रुप। तो ये हमें देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नागा एंड कुकी कम्युनिटी। अब नागा लोग जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ में कुकी लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं, जो कि मणिपुर का यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप है, और ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर हज़ारों के हैं जो कि होमलेस भी हो रहे हैं, क्योंकि कुकीज़ जो है वो नागास के द्वारा मारे जा रहे हैं। 1993 से ही ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वो उनके खिलाफ खड़े रहे हैं। अब जो कुकी जोम्बी ट्राइब है वो एक नंबर ऑफ आर्म फैक्शन से निकल कर आ गई है, उनके साथ हथियार भी हैं, प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं। तो उसी समय पे हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो सिमिलर क्लैशेस हो रहे हैं वो मेतीज़ और मेतीज़ पंगाल में भी दिखाई दे रही है, यानी कि एक मेतीज़ ट्राइबल है, दूसरी मैती पंगाल है जो कि मुस्लिम है, ये लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। मेतीज़ जो है वो वैली में रहते हैं, यानी कि जो वैली की डिस्ट्रिक्ट है जो हम देख पाएंगे नीचे की तरफ है, और जो कुकीज़ है वो हिल पे रह रहे हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके ऊपर रहते हैं। तो ये आपस में फिर ये दोनों आपस में ही लड़ पड़ेंगे अभी कुछ समय के बाद,
साथ कुकी और जो मैतीज़ है उनमें भी लड़ाई होगी। तो बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पर है। खासकर अगर हम बात करें तो बॉर्डर के ऊपर लगभग यहाँ पर 34 रिकॉग्नाइज ट्राइब देखी जा रही है। 34 ऐसी जनजातियाँ हैं जो फिलहाल यहाँ पर रहती हैं और उनके अंदर कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब्स ये सभी आती हैं। उसके अलावा सिमिलर इंसर्जेंट ग्रुप और देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो इंसर्जेंसी है वो अभी भी चालू है, खासकर और छोटे छोटे चीज़ों को बनाने के लिए, और जो इंसर्जेंसी है उसको लाने के लिए कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा है, कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा है। तो इस रिस्पॉन्स में अलग अलग ग्रुप और ज़्यादा बनते जा रहे हैं, जैसे कि जिलियांग रोंग यूनाइटेड ग्रुप एक जूफ के नाम से बन गया है। फिर पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट पल्फ के नाम से हम देख पाएंगे, और ऐसे ही और ग्रुप्स भी दिखाई देते हैं। जोग्राफिकल अगर हम डिवाइड करें मणिपुर को, तो स्टेट की जोग्राफी जो है वो वैली और सेंट्रल वैली और अबाउट 10% जो है वो यहाँ पर हिल्स में बटी हुई है। तो हम देख पाएंगे कि कैसे जो 10% ऑफ लैंडमास है मणिपुर का वो मैतीज़ का है, यानी कि 10% जितने मणिपुर का लैंड है उसके अंदर यहाँ पर मैतीज़ एंड मैतीज़ पंगाल रहते हैं, जो रहते तो 10% में है लेकिन पॉपुलेशन उनकी यहाँ पर 64.6% है, जो कि पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लैंड जो है वो उनके पास कम है। जो 90% बचा हुआ जोग्राफिकल एरिया है उसमें सभी में हिल्स यहाँ पर देखने को मिलती है, पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये वैली के बीच के उसको चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ है इन पहाड़ियों ने। और हम देख पाएंगे कि इनके ऊपर नागा और कुकी, नागा और जो कुकी जो ट्राइब है वो यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जो पॉपुलेशन का लगभग 35.4% यहाँ पर भाग बनती है। तो ये हम देख पाएंगे कि कैसे बहुत सारे, जिसी वजह से यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसको बोला जाता है वैली वर्सेस हिल्स के नाम से, यानी कि हिल्स की जो यहाँ पर कुकी ट्राइब्स है वो लड़ रही है मैतीज से, जो कि ज़्यादातर वैली में रहते हैं। और क्या मुद्दा था, रिजर्वेशन का, वो हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है। फिर यहीं पे अब हम आगे कि रीजंस क्या है मणिपुर की इंसर्जेंसी का, इतनी जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या हो रहा है। तो पहला कारण है पुलिस पॉपुलराइजेशन, जो पुलिस का पोलराइजेशन हो रहा है, एक तरफ जो हो जाती हैं तो वो एक समस्या की तरह है। जैसे कि जो ट्राइबल कुकी जो है नागा कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर वैली के अंदर लैंड नहीं खरीद सकती, क्योंकि हमें देखने को मिला कि 10% लैंड ही यहाँ पर वैली में है और वहीं उसी में मैतीस रहते हैं। और जो कुकी जो नागा कम्युनिटीज़ है उनके पास 90% तक की ज़मीन है पूरे मणिपुर की, लेकिन अगर वो चाहें कि वैली के एरिया में आकर अगर वो ज़मीन खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी की रिजर्वेशन की वजह से हम जो कुकी और जो नागा कम्युनिटीज़ और मैतीज़ है इनमें अभी लड़ाई भी देख पाते थे। तो जो कुकी जो है नागा कम्युनिटीज़ है उनको रिजर्वेशन इंटाइटल्ड मिला हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासिफिकेशन के तहत, लेकिन अब जो वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है असेंबली की वजह से, क्योंकि ये असेंबली में मैती डोमिनेटेड गवर्नमेंट है। इसी तरीके से जो मैतीज़ है वो भी यहाँ पर हिल्स के ऊपर जाकर कोई भी लैंड जो है उसको नहीं खरीद सकती हैं। तो इसी वजह से मैतीज़ यहाँ पर कह रही है कि नहीं, हमें क्या चाहिए कि हमें रिजर्वेशन चाहिए कि हमें भी लैंड खरीदा जाए, हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये वो मांग कर रहे हैं। लेकिन कुकी नागा जो है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको नहीं मिलनी चाहिए। सेकेंड बोला जाता है इथनिक क्लींजिंग का रीज़न में बहुत सारा जो ये क्षेत्र है इसके अंदर मल्टीपल इंटर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। कभी कुकी नागा की लड़ाई हो जाती है, कभी मैतीज़ और मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, कभी कुकी कार्बी की यहाँ पर देखने को मिली। तो हमार दामिसा जो है वो भी पीछे नहीं रहते हैं, और इवन जो कुकी और तमिल है उनके बीच में भी क्लेशेस देखने को मिले हैं। फिर हम देखते हैं मैतीज़ हिंदूज़ को, जो कि कन्वर्ट हुए थे हिंदुइज़्म के अंदर, जो उनके लीडर थे साइलहिट के। तो जब बांग्लादेश का पार्टीशन नहीं हुआ था तो वो लोग क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं अपने लीडर के साथ में, और ये उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का एक भाग बना हुआ है। इसीलिए जो मैती हिंदू है उनकी लड़ाई यहाँ पर मैती जो पोंगला है, या फिर हम देख पाएंगे कि जो मैती मुस्लिम है उनके साथ में हमेशा होती ही रहती है। इसके अलावा यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हेट क्राइम ज़्यादातर लोगों के खिलाफ होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्योंकि उनको आइसोलेटेड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पॉलिसी जो है उनको ध्यान में रख के बनाई नहीं जा रही है, और ख़ासकर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें भी उनको चाइनीज़ या ऐसे ऐसे शब्दों से बोला जाता है। तो वो हेट क्राइम उनकी रेस की वजह से, क्योंकि उनके जो लुक है वो जिस तरीके से दिखाई देते हैं वो थोड़े से अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं, साउथ इंडिया की चाहे बात करें या नदर्न इंडिया के जोन की बात करें उससे, तो इस वजह से उनको
को पॉलिसी भी ध्यान में नहीं रखाई जाती, और कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट हिंदू मेजोरिटी है कंट्री के अंदर वो उनको एक्नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं करती है, ज़्यादा ट्राइबल होने की वजह से। ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो बार बार इंसर्जेंसी करते हैं, बार बार बोलते हैं कि ठीक है जब हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार है तो हम इसका भाग क्यों रहें। कुछ इन्फ्लक्स जो है रिफ्यूजीज़ की वजह से भी देखने को मिलता है कि जो रिफ्यूजीज़ हैं वो ज़्यादातर जब इन एरियाज़ में, बॉर्डर की जो एरियाज़ हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर जब पेनिट्रेट कर जाते हैं, चाहे वो हम म्यांमार के रिफ्यूजीज़ को देखें या बांग्लादेश की तरफ से देखें, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। खास करके जो राइज़ है मैतीज़ नेशनलिज्म का, वो हमें लग रहा है कि जो रिफ्यूजीज़ यहाँ पर आए हैं म्यांमार की तरफ से उन्हीं की वजह से ज़्यादातर हो रहा है। अब कुछ लोगों का मानना है कि मैती जो कम्युनिटी है वो म्यांमार की तरफ से आए हुए रिफ्यूजीज़ हैं, लेकिन इस थ्योरी को कुछ लोग नकार भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1957 के जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रिजर्वेशन आता है, तो उस समय में भी मैतीज़ यहीं पर थे, तो इसी वजह से कहते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है थ्योरी में। लेकिन एक थ्योरी ये मानी जाती है कि क्योंकि ये जो रिफ्यूजीज़ हैं इनकी जो एथनिसिटी है, जो आए हुए हैं मैतीज़, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है जो बॉर्डर एरियाज़ है मणिपुर के, तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर रिफ्यूज़ लिया होगा। और क्योंकि ये भी सेम है तो और जो लोग आते हैं मणिपुर के अंदर या म्यांमार से वो आज भी रिफ्यूज़ ले लेते हैं, इनके अंदर छुप जाते हैं और ये लोग उनको छुपा लेते हैं। इसके अलावा हम 5th नंबर पे जाकर देखेंगे कि कैसे कुछ एफर्ट करे जा रहे हैं, कैसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन को लेके कि उसको बनाया जा सके। अब गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्शन ले रही है, खासकर जो पॉपी कल्टीवेशन से रिलेटेड यहाँ पर होता है, नशे से रिलेटेड जो क्रैकडाउन लोगों को ढूंढना यहाँ पर हिल के अंदर, क्योंकि ये इलीगल सेटलमेंट करते हैं इन एरियाज़ में, और इंसर्जेंसीज यहाँ पर फैक्टर जो है वो इसके बिहाइंड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा डेवलपमेंट डेफिशिएंट एक प्रॉब्लम है कि विकास जो है वो ज़्यादातर नहीं हुआ है, खासकर जो कुकी जोमी और नागा साइड है उसमें हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर रिसेंटमेंट, लोग परेशान हैं कि बाकी अगर हम कहीं पे भी जाते हैं इंडिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, और जितना मेजोरिटी ऑफ द जो स्टेट का बजट है वो इम्फाल वैली को ही मिलता है, हिल्स की तरफ हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। ये आप पूरा का पूरा यहाँ पर मणिपुर का मैप देख पाएंगे, जिसमें ये जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं बीच का, ये हमें मैती डोमिनेटेड लगता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इम्फाल वैली यहाँ पर है और इम्फाल ही यहाँ पर कैपिटल भी है मणिपुर की। उसके बाद जब हम इस एरिया में जाते हैं जो कि नागालैंड से थोड़ा बहुत लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम कुकी जोमी डोमिनेटेड देखते हैं नागा लोगों को। और ये जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया नागालैंड से लेते हुए आसाम से लेते हुए, इसमें हम लोग नागा डोमिनेशन को देख पाते हैं। इसके अलावा जो ये नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं जिसमें म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर लग रहा है, तो इसके अंदर हम चांडेल या फिर तेंगू गोपाल इन सारी ट्राइब्स को देख पाएंगे। और जिरीबाम एक मिक्स ट्राइब है यहाँ पर, जिसमें बंगाली, मैतीज़, हमार, ये सारे के सारे ग्रुप यहाँ पर आते हैं। और चांडेल जो है, तेलंगाना जो है, इनमें भी कुकीज़, नागा, मैतीज़, चांडेल, ये कुकी डोमिनेट ट्राइब्स है जो तेंगू गोपाल या फिर और जो नागा ट्राइब्स हैं उनसे मिलकर यहाँ पर बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और डेवलपमेंट से रिलेटेड अगेन फिर उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रिसोर्सेज यहाँ पर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। हम देख पाएंगे कि रोड वगैरह, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी की सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मैती इस जो इम्फाल वैली है इसमें तो अच्छे से मिल रही है, क्योंकि यहीं से 40 MLA जो है वो यहाँ पर बनते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में। लेकिन टोटल जो और बचे हुए एरिया है वहाँ से केवल 20 निकल कर आ रहे हैं, जो कि इसका आप देख पाएंगे कि कितने छोटे भाग है। और यहाँ पर बहुत ही कम हमें एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड सुविधाएं दिखती है। इसी वजह से भी ये लोग नाराज़ रहते हैं। उसके अलावा पुअर इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जैसे 2022 में देखा गया कि कैसे यहाँ पर 84,345 जो रुपए हैं वो लोवेस्ट पर कैपिटा देखने को मिला है सभी के सभी 8 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के अंदर। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक इंसान यहाँ पर सिर्फ इतने ही रुपए कमा पाता है पूरे साल के अंदर, लगभग 84,000, जो कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न 8 स्टेट को हम देखें 7 सिस्टर्स प्लस के अंदर में, हम अगर असम को भी यहाँ पर देखते हैं तो हम देख
पाएंगे कि कैसे इनमें सबसे कम दिखाई दे रहा है किसी एक इंसान का। गवर्नमेंट का इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पर आफ्सा को इम्पोज किया 1980 में ही। आफ्सा जो होती है, जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसके तहत सेंटर की तरफ से मणिपुर को एक डिस्प्यूटेड एरिया माना गया और उसके अंदर यहाँ पर फोर्सेस जो है आर्मी की तरफ से उनको छोड़ा गया, ताकि कभी भी अगर इंसर्जेंसी मूवमेंट कभी होता है, अगर लोग चाहते हैं कि नहीं आप हमें हटना है या फिर परेशानी लाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आर्मी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको हैंडल करेगी। उसके अलावा देखते हैं कि कैसे सस्पेंशन किया गया ऑपरेशन सू के अग्रीमेंट को। अब ऑपरेशन सू क्या है, देखिए बहुत सारे पीस टॉक हुए थे, बहुत सारे शांति की यहाँ पर बातें की गई थी 3 पार्टीज़ के द्वारा, जो कि पहला सू अग्रीमेंट के अंदर हम देखते हैं पहले यहाँ पर सेंटर होते हैं, दूसरे स्टेट होते हैं और तीसरे होते हैं कुकी जोम्बी ग्रुप्स 2008 के अंदर। तो ये जो सू अग्रीमेंट था इसका ये इसी वजह से बनाया गया था कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी इंडियन स्टेट के द्वारा, और कोई भी सिक्योरिटी जो फोर्सेस है उनको यहाँ पर इनके ऊपर एक्शन नहीं लेने दिया जाएगा। इसके बदले में जो भी ये यहाँ पर इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, वो उनको भी रोक देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, लेकिन क्योंकि वो रोक नहीं रहे हैं, इंसर्जेंसी हो रही है, तो इसी वजह से जो हम देखते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या फिर सू अग्रीमेंट, इसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी वो देख रहे हैं कि अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर से उसको वापस लागू कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक सीज फायर अग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर जो CN है, जो हमने पीछे देखा नागाज की तरफ से जो ये ग्रुप बना हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997 के अंदर इसको सीज फायर कर लेते हैं कि कोई भी ना यहाँ पर आर्मी की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से कभी कोई गोली चलेगी, ना ही यहाँ पर इस ग्रुप की तरफ से ऐसे आर्म वगैरह होना चाहिए। उसके अलावा फिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट दोबारा देखने को मिलता है, जिसके अंदर इसको साइन किया गया था कुकी आउटफिट्स के अंदर 2 अम्ब्रेला ग्रुप्स में, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और UPF जो है उसके द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर है, उन दोनों ने इसको साइन किया 2008 में। अब कुछ पीस अग्रीमेंट है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट में साइन किया है और भी, जैसे कि नागा पीस अकॉर्ड 2015 में साइन किया गया, जिसके अंदर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN को उनकी इंसर्जेंसी खत्म करने के बारे में बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर हम देखते हैं कार्बी अंगलोंग पीस अग्रीमेंट 2021 में ये होता है, और ये साइन किया गया था सेंटर के द्वारा असम गवर्नमेंट में, खासकर जो इंसर्जेंसी ग्रुप वहाँ पर निकल कर आ रहे थे, जो कि ज़्यादातर कोरबाई लांग डिस्ट्रिक्ट से थे, तो उनके द्वारा इसको किया गया। फिर बोडो पीस अकॉर्ड देखने को मिलता है 2020 में, ये साइन किया गया था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जो कि बोडोलैंड यहाँ पर चाहते थे, असम के कुछ ऐसे एरिया थे जो कहते हैं कि हमको एक बोडोलैंड बनाना है, बोडो खुद की वहाँ की एक ट्राइब है, तो उनके साथ में ये करते हैं। फिर ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन बनी हुई थी जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहती थी टेरिटोरियल काउंसिल में बोडो से रिलेटेड। तो बोडो पीपल जो है वो जो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट मांग रहे थे BTAD, उनके साथ में ये शांति समझौता किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं ब्रू रियांग अग्रीमेंट 2018 में, इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो मणिपुर की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, ये सभी साथ में आते हैं मिजोरम, और आके इसको यहाँ पर अग्रीमेंट को साइन करते हैं, जिसमें जो टेम्परेरी कैंप वगैरह लगाए गए थे, बहुत सारे जो लोग सामने आए थे, फैमिलीज आई हुई थी त्रिपुरा के अंदर में, उनको भेजा जाता है कि आप लोग ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रॉब्लम अगर कहीं पे हो रही है तो उससे ना पूछकर जो उससे पहले ऐसे समस्याएं हुए, ऐसे अकॉर्ड हुए, उनसे रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अभी इनका वे फॉरवर्ड क्या हो, अभी क्या समाधान होना चाहिए आगे चलकर। तो सबसे पहले तो जो जो प्रॉब्लम हमने देखी है उन्हीं के सॉल्यूशन एक एक करके निकाले जाएंगे, जैसे कि डेवलपमेंट जो है उसको यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। फिर जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ है उनको प्रिवेंट करो, पहले ही होने ही मत दो उनको। तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनको और ज़्यादा विजिलियंट होना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और जितने ट्रबल स्पॉट है पहले ही उनको आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पर
ट्रबल आता है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो निकाली जा रही हैं, या फिर नेगेटिव इंसिडेंट जहाँ पर पहले हुए हैं उनको पहले से ही स्पोर्ट वाइज बना लो कि यहाँ पे समस्याएं होती हैं और उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। खासकर जो जिनसे उनको पैसे मिलते हैं, मान लीजिए अब ये पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, ड्रग्स वगैरह उगा के उसको यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो ये क्या करे कि ऐसा होने ही मत दो, उनके पास फंडिंग को आने ही मत दो। दूसरा क्या किया जा सकता है कि वॉलंटरी सरेंडर पॉलिसी बनाए, ऐसा बनाया जाए कि अगर कोई इंसान इस चीज़ से निकलना चाहता है और वो खुद से सरेंडर कर सके, इसमें उनको खास करके ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा सज़ा आपको नहीं मिलेगी या फिर आपका जो नेम है वो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं किया जाएगा, आपका एक लाइफ जो है वो अलग से शुरू करवाई जाएगी, सो दैट जो लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं, जो जिनकी इच्छा नहीं है, वो लोग यहाँ पर बाहर निकल पाए। खास करके जो लोकल्स है जिनके पास इलीगल आर्म्स हैं उनको बोला जाए कि आप शांति से अपनी जो आर्म्स है उनको निकाल कर बाहर दे सकते हो, कोऑर्डिनेट कर लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में, हम आपके ऊपर कोई केस नहीं चलाएंगे लेकिन आप शांति से दे दीजिए। तो इसके लिए बहुत ही क्लियरली रूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, किसी अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको समझानी पड़ेंगी कि कैसे वो बात कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को मनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे यूथ को जो है उनको बातें करने के लिए बुलाया जा सकता है, इनरोलमेंट हो सकती है, तो मल्टी लेयर्ड इंटरेक्शन किया जा सकता है यूथ लीडर्स के द्वारा, खासकर कुछ सिलेक्टेड यूथ जो है जो मणिपुर के अंदर यहाँ पर नॉर्मलिटी लाना चाहते हैं और फास्टर जो है इससे काम होगा। यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक वाइब्रेंट डायमनिक और जो हम इफेक्टिव यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है कि मान लीजिए सबसे ऊपर जो कमांड दी गई है वो अच्छे से हर किसी के पास पहुँच सके, किसको किसको कमांड देनी है, कौन कहाँ पे क्या करने वाला है, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए। और वही ऐसा है कि जो मणिपुर के अंदर से जो स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी है उसको कैसे बाहर निकाले। फिर कुछ रोल ऐसा है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर निभा सकते हैं, जैसे कि डिफेंस पर्सोनल के कुछ रिटायर्ड जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाए, या फिर जो अकेडमिशियन है पढ़ाते हैं बच्चों को वो यहाँ पर आए, इंटेलिजेंसिया जो लोग हैं वो सब यहाँ पर आकर एक शेयर्ड पर्सपेक्टिव निकाले और कैसे मणिपुर के अंदर जो नॉर्मलिटी है उसको लेकर आया जा सके, कैसे चीज़ों को नॉर्मल बनाया जा सके, उनके ऊपर अपने अपने उनके जो भी विचार हैं, जो भी स्ट्रेटजी है उनको लेके आए और समाज में भी वो इन्हीं सारी चीज़ों को बातों के थ्रू, यूथ के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, पेपर लिखें, रिसर्च पेपर करें, तो इन सारी चीज़ें जो कि उनके पास है उनका इस्तेमाल करके एक अच्छा बेहतरीन यहाँ पर अहमिका जो उनकी है वो निभा सकते हैं। मणिपुर की सोसाइटी के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाया जा सकता है, खासकर जब वो डायलॉग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को यहाँ पर लिया जाएगा। और इससे अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है म्यांमार के साथ में, और इसके लिए एक हॉलिस्टिक रिव्यू लाने की ज़रूरत है। अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये इलीगल इमिग्रेशन जो होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ड्रग्स मीनेंस हमें देखने को मिल रहा है, इधर से उधर जाता रहता, उसको कैसे कंट्रोल करें, बॉर्डर पे फेंसिस हो या आर्मी के पर्सोनल लगे या और कोई ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें बॉर्डर मैनेजमेंट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेटेड हो सके, क्योंकि जब लोगों के पास अंडर डेवलपमेंट है तो उनको समस्याएं हैं या लोग इस तरीके के कामों में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल और ह्यूमन पोटेंशियल को बिना एक्सप्लॉइट किए यहाँ पर काम करेंगे, रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, मरीन कनेक्टिविटी होगी, ज़्यादा एजुकेशन आएगी, हेल्थ केयर आएगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो नाराज़गी है वो ऑटोमेटिकली कम होती आएगी। और ऐसे ही एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, देखिए झारखंड के अंदर हम देख पाते हैं कि वहाँ के जो हेमंत सोरेन उस समय पे चीफ मिनिस्टर होते थे, प्लस जो एक उड़ीसा के अंदर हम देख पाएंगे यहाँ पे कि नवीन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों यहाँ पर सामने आए और जो कुछ ट्राइबल एरिया थे या फिर मैं बोलूँ तो आपसे कि कुछ ऐसे एरियाज थे जिनको बोला जाता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्जेंसी फैलाते हैं, उस ग्रुप में आते हैं, तो उनके कुछ जो बच्चे हैं, यूथ है, उनको यहाँ पर स्पोर्ट्स की किट बांटी गई, कुछ स्पोर्ट्स के खेलने की चीज़ें बांटी गई और उनको ऐसे ही स्कूल्स में भी यहाँ पर गेम पे ध्यान दिलवाया गया, सो दैट वो अच्छा कर सके और वैसा ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं 2 साल के बाद में। 2021 में ये स्कीम चलाई गई थी और वहाँ से भी बच्चे जो है वो ठीक दिशा में दिखाई दिए। तो इसी वजह से जो डेवलपमेंट है, विकास जो है वो सबसे प्राथमिक होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए, ज़्यादा काम करवाया जाना चाहिए, सो दैट यहाँ पर अगर कोई
कोई लीडर वगैरह आकर कॉमन लोगों को भड़काते भी हैं तो वो उनको भड़का ही ना सके। खैर यहीं पे आज की हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। PDF आपको मिल जाएगा अपने ग्रुप के चैनल के ऊपर क्लास अपडेट होते ही। और थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम आगे भी थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ जो है वो करंट अफेयर को करते रहेंगे। ऐसे ही डेली बेसिस पे मंथली मैगज़ीन होगी तो 15 दिन में 20 दिन में हमारी मैगज़ीन जो है वो ख़त्म हुआ करेगी। और उसके बाद में हमारा जितना भी करंट अफेयर है वो हम प्रॉपरली मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।